नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीटेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वीडियो में हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के क्लास 7 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना जिससे दिए गए सारे टॉपिक को सही प्रकार से समझ सके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए, चाहे प्रैक्टिस सेट की या क्वेश्चन आंसर की, तो आप आसानी से देख सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। आप सभी जानते हैं कि जैसे हम किसी भाषा को अगर बोलते हुए देखते हैं, या उड़िया बोल रहा है या तमिल बोल रहा है या कोई भी भाषा बोल रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि अगर उड़िया बोल रहा है तो ये उड़ीसा से होगा, तमिल बोल रहा है तो ये तमिलनाडु से होगा, या कोई भोजपुरी अगर बोलता है तो हम उसको बोल देते हैं कि बिहार से होगा। ठीक है, क्योंकि हम उसकी बोली से उसके स्टेट को हम पहचान जाते हैं कि वहाँ का, या जोड़ के हम कहने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से हम क्या है, प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। ठीक है, कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदलती है और सच तो यह है कि आज भी बदल ही रही है, आप लोग देख ही रहे होंगे। चलिए, ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। ठीक है, जैसा कि हम देखेंगे कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं। ठीक है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि चेर और मलयालम भाषा का विकास। ठीक है, आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुर का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। ठीक है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। ठीक है, वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। ठीक है, साथ साथ चेर लोगों ने क्या किया, संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृति की ऋणी है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो सबका विकास है संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर चित्र में दिखाया भी गया है कि मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है। ठीक है, मणिप्रवाल जैसी शैली में लिखा गया। अब देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि जो एक ग्रंथ है 14वीं शताब्दी का लीला तिलकम है, यह किस शैली में लिखा हुआ था? आपको पता होना चाहिए क्या है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया। ठीक है, मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। अब देखिए, आपसे पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की
और संकेत करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण पुरी यानी कि उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, यानी जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यवाची, यानी कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पर दुनिया का मालिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है चित्र आपको दिखाया जा रहा है, ये किसकी किसके चित्र है? बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां हैं, यानी कि तालपत्र की पांडुलिपि, यानी ये उड़ीसा से मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाया। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि यानी कि जो राजा अनंतवर्मन थे ये किस वंश के थे? गंग वंश के थे। और इन्होंने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? पुरुषोत्तम जगन्नाथ, यानी जगन्नाथ का मंदिर इन्होंने निर्माण करवाया था। ठीक है, यानी कि 1200 ईस्वी में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। ठीक है, ये सारे पॉइंट है कि आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। ठीक है, जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। ठीक है, यह मंदिर आप देख पा रहे होंगे जगन्नाथपुरी मंदिर है। आप पुरी कहाँ पर है? ये सब है उड़ीसा में। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने शासकों अपने आप को क्या है? राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ठीक है, यह सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज ही एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्श को हृदय में संजोए रखते हैं। ठीक है, हृदय में संजोए रखते हैं, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया, यानी कि युद्ध में लड़ते हुए इन्होंने युद्ध को ही चुना है। और शूरवीर वही होते हैं जो क्या है? हमेशा लड़ते लड़ते क्या है? अपने प्राणों का बलिदान करते हैं। राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्य एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षण चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उनसे यह आशा की जाती है कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। ठीक है, क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह
चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थीं। सती प्रथा यानी कि विधवाओं, सती प्रथा के बारे में आपने सुना होगा, यानी कि विधवाओं द्वारा क्या है अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा भी कुछ कहानियों में उल्लेखित पाया जाता है, यानी उल्लेख पाया जाता है। यानी सती प्रथा का मतलब ये होता है, वैसे तो बहुत लोगों को सती प्रथा का अर्थ पता होगा, यानी किसी भी स्त्री का अगर पति मर जाता था तो उसकी चिता के साथ उस स्त्री को भी जला दिया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रीय सीमाओं से परे कथक नृत्य की कहानी। यदि शूरवीरता की परंपरा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल जा सकती है तो नृत्य के विषय में भी यह सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। यानी कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, यानी कथक शब्द क्या है, कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से क्या उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। अब देखिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कथक का जो है मूल विकास कहाँ से, यानी कथक क्या है मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में जो कथा, यानी जो उत्तर भारत के मंदिरों में जो कहानी या सुनाने वाले होते थे उनकी एक जाति होती है। ठीक है, ये क्या है, कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। ठीक है, मुगल बादशाह और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राजदरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। राजस्थान जयपुर के राजदरबारों में और लखनऊ में। ठीक है, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। ठीक है, 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूप में मान्यता मिल गई। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य यानी जिस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, यानी किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होते या होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है, उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है वे विशिष्टताएं पाई जाती है जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विश्लेषण लक्षण बताया जाता है। ठीक है, यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा सत्य नहीं है, यानी सही नहीं है। अन्य नृत्य रूप जिन्हें हम समय
जिन्हें हम क्या इस समय क्या है शास्त्रीय माना जाता है, निम्नलिखित है। देखिए आपको क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। भरतनाट्यम जो है आपके तमिलनाडु राज्य में है, कथकली केरल में है, ओडिसी यानी उड़िया है आपके उड़ीसा में है, कुचिपुड़ी क्या आंध्र प्रदेश में है, मणिपुरी आपके मणिपुर में है, ठीक है। सत्रिया भी कभी अगर पूछा जाए तो ये भी क्या आपके उड़ीसा में है, नहीं सॉरी, ये देख पा रहे होंगे जो सत्रिया नृत्य है ये असम राज्य की है, ठीक है। और ये चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये कथक नृत्य करते हुए क्या है, एक क्या है नृत्यांगना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संरचकों के लिए चित्रकला, संरचकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा है। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई है यह वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र यानी जैसा कि उसके नाम से पता चलता है छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे, ठीक है। भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियाँ आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे, ठीक है। मुगल दरबार के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषय का चित्रण बराबर जारी रहा, ठीक है। ये चित्र आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें चित्र में दिखाया गया कि होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह सेकेंड राजपूत लघु चित्र कोटा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। ऐसा ही अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे क्या कहते हैं, बसोहली शैली कहा जाता है। देखिए आपसे पूछा भी जा सकता है कि बसोहली शैली कहाँ पे विकसित हुई थी, ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये भी सभी आप नोट करके रखते रहेंगे, ठीक है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी क्या, भानुदत्त की रसमंजरी। अब देखिए रसमंजरी किसकी थी, भानुदत्त की, ठीक है। 1739 में नारदी शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की क्या है, मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके परिणाम स्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नए जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ के वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी, ठीक है। आगे देखिए। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे।
कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहें। बंगाल नज़दीक से एक नज़र। देखिए, अब बंगाल के बारे में बताया जा रहा है। यह एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, यानी बंगाल का में एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, यानी जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा क्या है, बंगाली यानी बंगला ही बोलते थे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक यानी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? अब देखिए, यहाँ पर चित्र में दिखाया जा रहा है, ये सबसे पहले बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। ठीक है, अब देखिए, ईसा पूर्व चौथी शताब्दी यानी ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध यानी कि जो दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्तवंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यूनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 18वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षत्रिय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। ठीक है, यानी 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो गई। अब देखिए, पेपर में आपसे इसे पूछा जा सकता है कि अकबर के समय में भाषा कौन सी थी? फारसी भाषा थी, और यानी कि आम लोगों की भाषा कौन सी थी? बंगाली, यानी कि क्षेत्रीय भाषा बंगाली थी। ठीक है, आगे देखिए, वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास का अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। ठीक है, अब बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक क्या है? एक श्रेणी है संस्कृत की ऋणी और दूसरी उससे स्वतंत्र, यानी कि जिसका जो निर्माण है संस्कृत से हुआ है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ, ठीक है, शामिल है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है। ठीक है, चलिए, जैसे मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत, यानी ये सब पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, मैनामती, गोपीचंद और धर्म ठाकुर यानी कि नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के सक्षम संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि
उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई है। दूसरी श्रेणी की कवि कृतियाँ मौखिक रूप से कही सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। पीर और मंदिर। अब पीर का मतलब होता है, फारसी भाषा का शब्द है पीर, जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ठीक है, अब देखिए 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सनय स्थानीय मछुआ तथा स्थानीय स्थानांतरित खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजाति थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। ठीक है, इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेशों के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। पर इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। अब जीववाद मतलब होता क्या है यहाँ पर? यह मानना कि पेड़ पौधों, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। ठीक है, और बंगाल में साधारण ईंटों और गिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, अब देखिए जो निम्न सामाजिक समूह के लोग हैं जैसे कालू थे, उन्हें तेली कहते थे, कंसारी यानी घंटा धातु के कारीगर होते हैं, आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियां में पूजे जाते थे, को ब्राह्मण द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर चित्र क्या दे रखा था, इस चित्र को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है, एक क्या है, दो चाला छप्पर झोपड़ी, और एक क्या है, चौचाला मंदिर है। ठीक है, यानी कि बाएं जो चित्र नंबर 11 है वो क्या है, दो चाला छप्पर है। ठीक है, देखेंगे दो चाला छप्पर, आज जो दाएं चित्र नंबर जो 12 यहाँ पर है। ठीक है, एक क्या है, चौचाला मंदिर है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पक्की मिट्टी की एक पटिया है। ठीक है, विष्णुपुर दे रखा है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, इन दिनों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह यानी कि दो चाला यानी कि दो छतों वाली, या चौचाला यानी कि चार छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला
यानी 4 छतों वाली ढांचों में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। इन कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों को ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। ठीक है। मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहां का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर क्या उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए क्या है दर्शाया गया है। चित्र में आप बगल में आप देख सकते हैं। ठीक है। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद्रम पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, यह स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। अब आपको देखो बृहद्र पुराण, ठीक है, यह संस्कृत ग्रंथ है, कहाँ के, बंगाल में। ठीक है। चलिए, चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक क्या फलक। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और इसी तरह की वीडियो को या प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है।